हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सो टुडे इज 2 मार्च। देखते हैं आज क्या है। आज एक तो रिलीफ है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट टू 7 पेजेस 6 पेजेस कुछ नहीं था। 6th पेज पे एडिटोरियल शुरू होता है। तो इलेक्शंस के बारे में पहले देखते हैं। जो लेफ्ट साइड पे इलेक्शंस का दे रखा है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, उसके नीचे FATF और पाकिस्तान का दे रखा है, उसमें भी कुछ नहीं है। जितना हमने FATF का डिस्कस कर रखा है पुराने लेक्चर में कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना था, कैसे नहीं बना था, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या है, वही है। इसको ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा है पाकिस्तान को। बस उतना ही देखना है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे जो मेजर वाला था उस पर JCPOA के बारे में था, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव जो प्लान ऑफ एक्शन था इनके ऊपर। ये आप जितना हमने JCPOA ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, किस किस के साथ किसका हुआ था, ईरान के साथ जिनका हुआ था। बेसिकली P5+1 हुआ था, यूरोपियन यूनियन भी था उसमें, जर्मनी भी था और बाकी P5 स्टेट्स थी। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। वैसे बस मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, वो आर्टिकल पढ़िएगा ज़रूर। वैसे बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी एक नॉलेज के लिए पढ़िएगा ज़रूर। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। जितना प्रीलिम्स के लिए JCPOA इम्पॉर्टेंट है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस आर्टिकल को पढ़िएगा ज़रूर। इट्स अ गुड आर्टिकल। अगर आपने आज पेपर में कुछ भी पढ़ना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपर ज़रूर पढ़ा करिए, बट उस पेपर में आज अगर कुछ पढ़ना है तो वो आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। उसमें एक तो नाम दे रखा था फोर्डो। फोर्दो और ये नटान्स अलग अलग है। फोर्दो, नतान्स और खोजिर, ये याद रखिएगा, ये ईरान के अंदर है। कई बार प्लेसेस दे दी जाती हैं कि वो कौन सी जगह लोकेटेड है, या ये कहीं और मिसमैच करके। तो ये याद रखिएगा, फोर्दो, नतान्स और खोजिर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इनकी, ये ईरान की। तो ये याद रखिएगा नाम। एक इंस्टेक्स जरूर याद रखिएगा, E3 जो मतलब है यूरोपियन की 3 नेशंस, जिसमें थे UK, फ्रांस और जर्मनी। इन्होंने एक, जब ये ट्रम्प एकदम से अलग हो गया था उससे, JCPOA से, तो उसने यूनिलैटरली, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ लिमिटेड ट्रेड शुरू रखेंगे। तो इंस्टेक्स अगर क्वेश्चन आता है, ये आ सकता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, व्हाट इज इंस्टेक्स, या इंस्टेक्स में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो याद रखिएगा यूरोप के 3 नेशंस प्लस ईरान। इसमें इसका फुल फॉर्म है इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, ताकि लिमिटेड ट्रेड हम शुरू रखें। 2019 में क्रिएट किया था, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है इंस्टेक्स पे। तो ये याद रखिएगा, 3 यूरोपियन के नेशंस और एक ईरान। फिर उसके बाद तमिलनाडु के बजट वेवर्स और इन सब के बारे में था, उसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई स्टेट क्या वेवर लोन्स दे रही है, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पे जो बंगाल के बारे में था कि कैसे BJP वाले आजकल सिर्फ 3 नाम गुनगुना रहे हैं, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस, और ये सब कुछ वो हमारे लाइफ ज़रूरी नहीं है। उस वक्त एक एडिटोरियल पे था मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। बट ये याद रखिएगा कि मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड अगर प्रीलिम्स में आता है तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें उसने बेसिकली फेसबुक और गूगल को कहा है कि भैया अगर आप कोई न्यूज़ कंटेंट शो कर रहे हैं तो आपको न्यूज़ प्रोवाइडर को पैसे देने होंगे। उससे ज़्यादा कुछ उसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आर्टिकल एक उसमें था, उस वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये चाहे मास्टर एंड द रोस्टर की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी आपने थोड़ा सा देखना है। अगर क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में, या जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी मेंस में क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता है कि थ्रेट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पावर दी गई है, मतलब CGI को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। अब मास्टर ऑफ रोस्टर क्या है, पहले एक बार पिछले नोट्स पे चलते हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखिए, कभी भी एक तो केस को एलोकेट करने का कोई भी रिटन प्रोसीजर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी अगर केस फाइल होता है तो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है एक, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे अपना आप केस फाइल करते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो केस उसको लेता है या नहीं लेता। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, रजिस्ट्री है, जो रिसीव करती है और डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करती है। उसके बाद एक 47 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें उन सब्जेक्ट मैटर्स को रखा जाता है कि ये केस किस तरीके का है, ये केस किस तरीके का है। जैसे लेटर पिटिशंस, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स, टैक्सेशन मैटर्स का है, सर्विस मैटर्स का है, क्रिमिनल अपील है, और उसके बाद उसकी कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्री ना उसके बाद एक रोस्टर तैयार करती है कि ये केस किस बेंच के लिए है, ये केस किस सब्जेक्ट का है। आप ध्यान से सुनिए बात जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब सारे केसेस उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद एक रोस्टर तैयार किया जाता है। मतलब एक लगा के चलिए कि एक आपने
प्रोसीजर तैयार कर दिया कि ये किस केस किस कैटेगरी का है, किस सब्जेक्ट का और किस बेंच को जाना है। और वो जब ये सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसको अप्रूव करता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। और उसके बाद अगर वो देखता है कि कोई केस किसी पर्टिकुलर जज को जाना है या किसी पर्टिकुलर बेंच को जाना है या खुद वो सुनना चाहता है, तो वो डिसाइड कर सकता है सीजीआई, चाहे वो जो रजिस्ट्री ने तैयार किया उससे अलग हो या उसकी मतलब ये डिस्क्रिशन है सीजीआई की कि वो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना चाहे कि अगर सपोज करिए आप अपना केस ले गए, आपकी सीजीआई से जानकारी, आप कहते हो सर मेरा केस आपने ही सुनना है, तो जो आपने फॉर्मल प्रोसीजर अपनाया, रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करा, उसने आपका रोस्टर तैयार कर दिया, सपोज करिए किसी और बेंच के उसके साथ कर दिया। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वो जाएगा, वो कहेगा मेरा आदमी है तो चलिए ये मेरे बेंच को दीजिए, ठीक है। ये और या हो सकता है अगर आप नहीं भी हैं, अगर आपने कहीं जाना है या कुछ भी बात है, आपका कोई दोस्त दूसरा जज है, उसके बेंच पे आप रख देंगे। इसलिए कहते हैं कि सीजीआई को मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा गया है, क्योंकि वो सेंसिटिव केसेस या किसी भी कोई भी इश्यूज अपने स्पेसिफिक बेंचेस को दे सकता है, उसी की चलेगी, किसी और की नहीं चलती। एक्सक्लूसिव पावर है उसके पास इस बारे में। उसके बाद बेंच कितने तैयार करने, हमने सुना होगा 3 बेंच का, ये 2 बेंच का डिसीजन था, ये 11 बेंच का था, उसकी में भी डिस्क्रिप्शन जो चलती है वो सीजीआई की चलती है। और सीजीआई को इन्फॉर्म करता है कि कोई भी अगर केस सेंसिटिव है, वो रजिस्ट्री ऑफिशियल्स बताते हैं। उसके बाद वो सीजीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस सीजीआई को एज पर रोस्टर मार्क करना चाहता है या वो किसी और बेंच को देना चाहता है या वो खुद रखना चाहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं एडिटोरियल में क्या है इसके बारे में। आप समझ गए कि मास्टर ऑफ द रोस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना, बेंचेस एलोकेट करना केस, वो सब चीफ जस्टिस के ऊपर है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा गया है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने इसका मतलब तो हर चीज़ अगर आपने सीजीआई पे छोड़ दी तो इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि प्लायंट मास्टर ऑफ रोस्टर, प्लायंट मतलब जो इजीली झुक जाए, मुड़ जाए, कहते हैं ना प्लायबल है ये, कि इस जिस चीज़ को अपने हिसाब से कभी भी मोड़ लो तो रोड़ लो। तो अगर कोई भी अगर आपने अगर मास्टर ऑफ रोस्टर अगर प्लायंट रख दिया तो वो कोर्ट को भी प्लायंट बना देगा, कि कोर्ट को भी अपने हिसाब से सरकार जो है मोड़ तोड़ लेगी। आप एक ये लाइन जरूर लिखेगा कि बी आर अम्बेडकर ने भी वॉर्न किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि चीफ जस्टिस जो है वो भी एक आम इंसान है, उसके भी अपनी फीलिंग्स होंगी, अपने सेंटिमेंट्स होंगे, अपने प्रेजुडिस होंगे, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट हमेशा रिलेक्टेंट रहा है अपनी पावर को डाइल्यूट करने के लिए। अब आप इसमें क्या करेंगे, 2 केसेस को मेंशन करेंगे अपने आंसर को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कि अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 में भी 3 जज बेंच बैठी थी। उन्होंने कहा था कि मास्टर ऑफ रोस्टर की सीजीआई की एक्सक्लूसिव पावर है, उसको नहीं छेड़ा जा सकता। फिर उसके बाद आप केस का वो देंगे शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018। उन्होंने कहा था कि जो एलोकेट करना केसेस या कुछ भी करना, द प्ली दैट द मास्टर ऑफ द रोस्टर शुड बी इंटरप्रेटेड एज द कॉलेजियम, ये गलत है। सीजीआई ही एक्सक्लूसिव पावर रखता है एज अ मास्टर ऑफ रोस्टर। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब जो रोस्टर्स तैयार हुए हैं उनको कहाँ, किस केस को कहाँ अलॉट करना है, कितनी बेंच बैठेगी, दैट इज उसको डिसाइड करने वाले को बोलते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। वो सिर्फ और सिर्फ सीजीआई है, उसको आप कॉलेजियम नहीं मान सकते। अच्छा जी, एक इस मास्टर ऑफ रोस्टर का जो ये पावर है, इट इज़ विदाउट स्क्रूटनी, इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती। जैसे हम कहेंगे कि जो अपॉइंटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या जजेस की होती है वो फिर भी शेयर करी जाती है सीनियर जजेस के साथ, बट मास्टर ऑफ रोस्टर वाली जो पावर है उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती है। अब प्लायबल और वो जो हमने ये मेंशन किया था उसके साथ आप ये लिख सकते हैं, जैसे ये सब लिखने के बाद, ये जब जो केसेस मेंशन करने के बाद, फिर आप ये लिखेगा कि अ प्लायंट मास्टर ऑफ रोस्टर कैरीज द डेंजर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्लायंट कोर्ट, ठीक है। उसमें आप क्या लिख सकते हैं फिर कि अट्रैक्टिव ल्योर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, जैसे आप जस्टिस गोगोई के केस में आपने देखा होगा, इसमें लिखा भी है, देखिए आपने उस येलो मार्क से ऊपर लिख सकेंगे कि एज जस्टिस गोगोई केस शोज, बट आप ये गलती नहीं करेंगे, कभी भी आपने पर्टिकुलर नेम किसी का नहीं लिखना है, ना ही आप इंटरव्यू में बोलिएगा। देखिए जजेस की तो अपने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते उनके उस बारे में, तो इसलिए याद रखिएगा ये कभी भी पर्टिकुलर नाम आप ना तो मेंस में लिखेंगे, ना ही आप इंटरव्यू में बोलेंगे। आप सिर्फ एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अट्रैक्टिव ल्योर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स दिया जाता है, कि रिटायरमेंट होने के बाद उनको जॉब्स ऑफर करी जाती हैं, जैसे जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। आप मगर ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे। आप कह सकते हैं कि एज वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स, बस आप कभी भी नाम मेंशन मत करिएगा। और उसके बाद सेकंड है मास्टर ऑफ रोस्टर।
ठीक है, उसमें फिर आप लिखेंगे कि चलिए आप कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स शुड दिस एड्रेस दीज टू इश्यूज, ये दो इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो उसमें क्या है, पहले को जो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स दी जाती हैं उसमें तो हम एक वो ला सकते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड ला सकते हैं कि रिटायरमेंट के और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपने अपॉइंटमेंट का मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको जॉब लगने का या कुछ भी फेवर करने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड रख देंगे, भैया इतने टाइम तक आप जॉब नहीं कर सकते या इतने टाइम तक आप पोस्ट रिटायरमेंट काम नहीं कर सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर द सेकेंड, जो ये पावर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर है इसको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो ये सीजीआई की एक्सक्लूसिव और अनट्रैमल्ड पावर है, डिस्क्रिशन है, उसको हमें तोड़ना ही पड़ेगा। उसमें भी हम ये लेके आ सकते हैं कि कॉलेजियम के साथ ही डिस्कस करके या डिसाइड करके हो, यही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आए, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर या जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर आए तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। चलिए अब पीछे वापस आते हैं। आप पेज 9 पे आपने देखा होगा, पेज 1 पे भी था वो जो साइबर सिक्योरिटी, उन्होंने साइबर वॉर किया हमारे ऊपर, ये चाइना ने बताया भी हमें, अमेरिका ने। तो उसमें हमारे लिए कुछ देखने लायक नहीं है, बस एक याद रखिएगा, ये हमें इंडिया ने को बताया रिकॉर्डेड फ्यूचर ने। तो रिकॉर्डेड फ्यूचर के अगर ऊपर आ जाता है कि रिकॉर्डेड फ्यूचर, तो याद रखिएगा कि प्राइवेट हेल्ड कंपनी है, मतलब जैसे आप अपनी कोई फर्म बना लें तो आप उसके मालिक हैं, तो वैसे एक कंपनी है, प्राइवेटली हेल्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है यूएस के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक वो जो चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड जो उन्होंने साइबर ये डाला है, अटैक किया है, उसको ये बोलते हैं रेड एको। बेसिकली साइबर अटैक्स को जो बोलता जाता है तो रेड एको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी रेड एको पे क्वेश्चन आए या कुछ भी पूछ लें व्हाट इज़ दिस टर्म रेड एको इन न्यूज़ रिसेंटली, तो याद रखिएगा ये साइबर अटैक से रिलेटेड है। उसके बाद पेज 10 पे था, मोदी जी के राज में हर चीज़ बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ रहा है, एलपीजी के भी प्राइस बढ़ गए हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कैसे डिटरमिन होते हैं, बाय टीपीपी मेथड। तो एलपीजी का कैसे होता है, उसी नोट्स में आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन के जो इंटरनेशनल प्राइस चल रहे हो और डॉलर एक्सचेंज क्या रेट चल रहा है उस दिन डॉलर रुपी का, उसके बिहाफ पे हम प्रोपेन ब्यूटेन के प्राइस और डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट के बिहाफ पे एलपीजी की प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, आज आपको रिलीफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आज लेक्चर में, इससे ज़्यादा कुछ ना। आप आज आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते भी हैं तो वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। अगर पढ़ना है तो JCPOA वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल कि क्या यूएस के और उससे रिलेशंस में क्या चल रहा है क्या नहीं। दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, बट जितना इंपॉर्टेंस था या इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, या इसमें डिस्कस कर लिए जो रह गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बट अगर आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या यूएस और ईरान की वजह से ये घमासान युद्ध चल रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।